नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों चुनावी बुखार है। पंजाब में वोटिंग खत्म हो चुकी है, गोवा में खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो रहे हैं और 11 तारीख को इसके पहले उत्तराखंड के अंदर भी वोटिंग होगी। सवाल यहां पर यह है कि इन चुनाव को क्या मोदी सरकार के लिए जनमत परीक्षण माना जाए, क्योंकि अगर इसे मिड टर्म अप्रेजल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लगभग 3.25 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कई सारे प्रमुख राज्य हैं। उत्तर के राज्य हैं, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। ऐसे में देश की राजनीति अब किस करवट बैठेगी, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र मोदी सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी जी हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि 3.25 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, क्या इन चुनाव को लोग 2019 का सेमीफाइनल भी कह रहे हैं सबसे बड़े राज्य का चुनाव है, तो एक तरह से काउंटडाउन अब शुरू हो जाएगा, 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये मोदी सरकार के 3.25 साल के काम का जनमत संग्रह है? देखिए, ये बात तो सही है कि 3.25 साल हमको राज करने का मौका मिला है और हमारी सरकार ने भी पिछले 50 साल में जितना काम नहीं किया उतना अनेक क्षेत्रों में काम करके दिखाया भी है। देश बदल रहा है। ये बात अलग है कि लोगों की अलग अलग प्रकार की अपेक्षा है। कोई अपेक्षाएं 100% कभी पूरी नहीं होती, पर पिछली सरकार की तुलना में जो कुछ कार्य हमारे सरकार ने करके दिखाया है उससे बड़े प्रमाण पर जनमत, गांव, गरीब, मजदूर, किसान खुश है और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये चुनाव भारत सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर आप ये भी बात ध्यान रखिए कि राज्यों के चुनाव के भी विषय अलग है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके विषय भी अलग है और इसलिए राज्यों में जो विषय है वो विभाग स्तर पर अलग अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर गन्ने का विषय है तो बुंदेलखंड में पानी का विषय, ऐसे अलग अलग टाइप के विषय हो सकते हैं और इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अलग अलग प्रकार के एजेंडा होते हैं। दूसरे जो विधायकों को लोग चुनकर देते हैं उनके कार्य की पसंदी या नापसंदी भी लोग व्यक्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही है केंद्र सरकार के लिए, पर मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव आने वाली लोकसभा चुनाव जो है उसके पहले हो रहा है। एक प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे मार्कों से मेरिट में उत्तीर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आप इसे जनमत संग्रह नहीं मानते? देखिए, जनमत संग्रह हर चुनाव में जनमत संग्रह ही होता है, पर जनमत संग्रह अगर एक दूसरे को अगर फिट बिठाना है तो उसका टर्म ऑफ रेफरेंसेस, एजेंडा, सवाल एक होने चाहिए। दुर्भाग्य से राज्य, केंद्र, इसके चुनाव के जो विषय है वो एक दूसरे से कुछ जगह मिलते हैं, कुछ जगह नहीं मिलते हैं। फिर भी चुनाव भारत सरकार, केंद्र सरकार जो है उनके लिए महत्वपूर्ण है ही, पर वो केवल इस सरकार के कार्य का मूल्यमापन लोकसभा चुनाव में होगा 100%, पर राज्यों के चुनाव का मूल्यमापन राज्य सरकार के कार्यों का मूल्यमापन होगा, तो वो तो फर्क है ही है। बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 को अपना बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। एक थी सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरा था नोटबंदी। लेकिन क्या कारण है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा कम सुनाई दिया? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, ना हमने कभी बनाने की कोशिश की। हमारी सुरक्षा के प्रति और विशेष रूप से जब आतंकवादी संगठन हमारे देश में एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की गई है, ऐसे समय में हमें बार बार ये खुरापते करने की कोशिश होती है, कश्मीर में होती है, बाकी जगह होती है, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता चला है कि 3 बार लड़ाई लड़ने के बाद वो हार गए, तो डायरेक्ट लड़ाई में तो हम हिंदुस्तान को नहीं हारा सकते। तो इसलिए आतंकवादियों को और आतंकवाद को एक्सपोर्ट करके हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना ये उनकी नीति का भाग है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है और इसलिए आतंकवादियों का जवाब जो है वो कड़ाई से देना पड़ेगा। ये हमारी सरकार की भूमिका है। हम शांति चाहते हैं। पाकिस्तान भी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है, हमारे पास भी वही समस्या है, पर दुर्भाग्यवश इस परिस्थिति में भी पाकिस्तान आतंकवाद जो है, आतंकवादियों का जो कुछ कार्रवाई चल रही है उसको रोकने के बजाय उसको छुपा समर्थन दे रहा है। आज की घटना है, आज ही लाहौर में क्या हुआ है, एक पुलिस अधिकारी और बाकी 15 लोग मारे गए। मुझे लगता है कि आज इस समय देश में, दुनिया में, सभी देशों में आतंकवादियों को कोई जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं, तो उनसे लड़ना चाहिए, ये आवश्यकता है। ये मानवता को और दुनिया को खत्म करने वाली बात है, इसलिए सबने मिलकर जात, पंथ, धर्म, भाषा छोड़कर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए।
हमने उसी के अनुसार आतंकवादियों के जो कैंप्स थे उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया, और ये एक स्ट्राइक किया है, ये आतंकवाद के खिलाफ था। तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक था, और ये अगर पाकिस्तान अगर इनको नहीं बन पाते, उनको संरक्षण नहीं देते, उनको सपोर्ट नहीं करते, तो ये वक्त नहीं आता। तो ये देश की सुरक्षा में हमने किया हुआ कर्तव्य है, और ऐसी बातों को राजनीति में भुनाना ये शॉर्ट राजनीति हो सकती है, पर हम कभी उसको प्रीफर भी नहीं करते। देश की सुरक्षा, देश की रक्षा हमारी प्राथमिकता है, और इस आधार पर हम वोट भी नहीं मांगना चाहते, और हम कोई उसको पॉलिटिकलाइज भी नहीं करना चाहते। ये शूर जवानों का एक शौर्य का हमारी गाथा है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, चुनावी राजनीति से अलग रखना चाहिए। नोटबंदी का विषय जो है वो देश के आर्थिक नीतियों में, जब हम पहले दिन से कह रहे थे कि हम कालाधन खिलाफ है, कालाधन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और पहले कैबिनेट में हमने कालाधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी की स्थापना की। अब इससे आगे जाते जाते जो जो बातें थी कि हमारे यहाँ नंबर 2 की इकोनॉमिक समाप्त हो, डिजिटल करेंसी आए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आए, करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम, जो टैक्स है उसमें सरलीकरण हो, अच्छे मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को तकलीफ ना हो, और धीरे धीरे इसको ई गवर्नेंस का उपयोग करके सब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर आए, और सब ट्रांजैक्शन डिजिटल हो। और ये जो नई प्लास्टिक करेंसी आई है, इसके दूरगामी परिणाम है। मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे दिन जाएंगे और अच्छे मिलेंगे। अब समस्या भी सब सुलझाई गई है, अब कोई एटीएम पे कोई लाइन नहीं है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तकलीफ भी लोगों को हुई, पर लोगों ने सहन करने के बाद भी इस कदम को सराहा है। मुझे लगता है इसके दूरगामी परिणाम अब मिलेंगे, और ये जो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे हितों के जो निर्णय होते हैं उनको तुरंत राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है हम भी नहीं चाहते कि हमने ये किया है इसलिए हमको वोट दो। हमारी सोच, हमारे सिद्धांत, हमारे विचार, हमारे देश के प्रति नीतियां, ये एक राष्ट्रभक्ति से प्रेरित है, और हमारा देश भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हो। तो हमारी विचारधारा है, हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं। परिणाम कभी कभी कुछ कड़वे निर्णय भी करने पड़ते हैं देश हित के लिए, तो हमारे सरकार ने ये धाड़स भी दिखा। पहले सरकार में निर्णय नहीं होता था, निर्णय नहीं करना ये निर्णय था। हमारी सरकार डिसिसिव है, ट्रांसपेरेंट है, करप्शन फ्री है, और हमारी विजन देश के हित में है, विकास अभिमुख है। इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और ये सब देश के हित में जो काम कर रहे, हर चीज को चुनाव में भूलना, हर चीज में वोट मांगना, ये हमारे पार्टी के सिद्धांतों भी इस बात को परमिट नहीं करते, और हम भी ऐसा उपयोग नहीं करना चाहते। यहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आपका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, लेकिन 2 दौर कंप्लीट होने वाले हैं लगभग, अभी दूसरे दौर का मतदान होना है, लेकिन आप अभी तक उत्तर प्रदेश नहीं गए। कब से आपका ये शेड्यूल उत्तर मेरी प्रदेश? 2 अड़चनें थी। एक तो मैं गोवा का प्रभारी था, तो मैं पूरी तरह पहले गोवा में 7-8 दिन उधर ही था। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में महानगर परिषद के और जिला पंचायत के चुनाव है। मैं नागपुर से लोकसभा का सांसद हूं। अब मेरे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, आज 22 तारीख को चुनाव है, पूरे विदर्भ में चुनाव है, तो वही मेरे कारण है। फिर उत्तराखंड को मैंने प्राथमिकता दी, और कम से कम 9-10 सभाएं मैंने उत्तराखंड में की है। अब मैंने उनको कहा कि मैं अगले चरण में, अभी मैं जैसे ये हुआ 22 तारीख को नागपुर का भी खत्म होगा, आज मैं मुंबई चुनाव जा रहा हूं, कल मुंबई में भी चुनाव है। थोड़ा सा मुंबई, महाराष्ट्र और ये ओवरलैपिंग होने के कारण मुझे तारीख में नहीं दे पाया, तो मैं अभी जैसे भी ये महाराष्ट्र खत्म होता है, बाकी फिर उत्तर प्रदेश को पूरा समय दो। अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए तो शिवसेना और बीजेपी मुंबई में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, और लगातार उद्धव ठाकरे बात कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार नोटिस पीरियड पे है, मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर। क्या आपको लगता है कि शिवसेना की ये थ्रेट वाकई में जायज है, ये उनकी मांग जायज है, जिस तरह की मांगे वो कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये थ्रेट पर अमल भी करेंगे वो? देखिए, राजनीति में कोई भी दोस्ती जो होती है, कोई भी अलायंस जो होती है, वो दोनों पार्टियों के लिए जब फायदे में होती है तभी होती है। एक पार्टी का फायदा होगा तो अलायंस नहीं होगी, और हम 2 इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। अगर हम एक ही विचार के और एक ही सबके होते तो हम एक ही पार्टी बन जाते। फिर भी हमारे कुछ वैचारिक साम्यता, इसलिए हमने अलायंस बनाई है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अलायंस रखना या नहीं रखना ये दोनों पार्टियों का निर्णय है। जिसको जो निर्णय लेना है उसको अधिकार भी है, पर जहां तक पॉलिटिकली इस प्रकार का निर्णय करने में सोच समझकर वो लिया जाता है। मुझे लगता है शिवसेना इस बार अगर अलायंस में तो बाहर निकलना चाहती है तो ये उनका अधिकार है, हमें उसके लिए कुछ कहना नहीं है।
पर अलायंस भी करना, सरकार में भी रहना और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो विरोधक भी नहीं करते उससे गहरी टीका टिप्पणी करते रहना, ये ठीक नहीं है। कुछ समय कुछ वैचारिक बातों पर कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, उनको रखने का भी उनको अधिकार है। पर जैसे कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रही है या सरकार को कर रही है, उसी प्रकार से अगर शिवसेना करेगी तो उन्हीं को यह तय करना होगा कि उनको अपोजिशन पार्टी का रोल करना है कि अलायंस पार्टनर करके काम करना है। मुझे लगता है मामला उनके हाथ में है और उनके भविष्य की राजनीति का विचार करते हुए सूझबूझ के साथ वो निश्चित रूप से निर्णय करेंगे। निर्णय जो करना है उनको करेंगे। हम तो जो भी निर्णय होता है हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और आगे लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा होता है तो देवेंद्र फडणवीस सरकार गिर जाएगी, या आपको लगता है कि दूसरी जगह से आपको सपोर्ट मिल जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, राजनीति को कहा जाता है इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन एंड लिमिटेशंस। यहां कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते और परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते। दुनिया बदलती है। मैं इतना ही कहूंगा कि कोई हम लोग तो पहली बात तो शिवसेना के साथ अलायंस तोड़ने का हमारे तरफ से प्रस्ताव नहीं है। तो हम तो यही है कि सरकार चले, ठीक है, हो गए चुनाव, म्यूनिसिपल कारपोरेशन का, सरकार चले, क्योंकि शिवसेना के साथ हमारी वैचारिक जिन बातों पर एक वाक्यता है उसमें काफी प्रमाण पर हम एक दिशा से जाते हैं। तो अच्छा है सरकार चले, आए तो तुम्हारे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना हम आगे जाएंगे और हमारी सरकार को कोई धोखा नहीं रहेगा, कोई खतरा नहीं। यानी एनसीपी आपके साथ आ जाएगी। उन्होंने एक बार देखो, उन्होंने एक बार साफ कहा है कि वो अब बिना शर्त सरकार को समर्थन देने को राजी है। पहली बात, हम किसके साथ जाएंगे या किसके बातचीत करें ऐसा कोई विषय आज नहीं है। पहली तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि शिवसेना के हित में आज इस प्रकार से महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज करना उनके भी हित में नहीं है। फिर भी ये उनकी इच्छा है, उनका अधिकार है, हम तो हमारी तरफ से नहीं तोड़ रहे। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो महाराष्ट्र के राजनीति में निश्चित रूप से हमें इतना ही आज कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को कोई धोखा नहीं है। क्या ये शिवसेना की कोरी धमकी है? क्या आपको लगता है कि ये वहां के चुनाव को देखकर एक पोजीशनिंग है, पॉलिटिकल पोजीशनिंग, क्योंकि आप साथ नहीं लड़ रहे? देखिए, उनकी पोजीशनिंग क्या है और कैसी है और वो किस लिए कर रहे हैं, इसके ऊपर मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि आपका सही सवाल है पर गलत व्यक्ति को है। वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इसका जवाब वही दे। बाकी एक बात जरूर है कि आज हम पॉलिटिकल मित्र हैं, सहकारी हैं। मैंने शिवसेना के साथ काम किया है, बाला साहब ठाकरे जी से हमारे गहरे संबंध रहे, वो हमारे मार्गदर्शक रहे और एक रिश्ता भी रहा है। मुझे लगता है वैचारिक मतभिन्नता होती है तो बिल्कुल उनको अधिकार है कोई निर्णय करने का, पर हमारे बीच में जो अनेक सालों के बाद जो एक संबंध बने थे, भले हम साथ रहे या न रहे, उन संबंधों को बनाए रखना चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। चाहे राजनीति में कभी उनको मजबूरी छोड़ना है तो छोड़े, रहना है तो रहे, जाना है तो जाए, पर हमारे एक संबंध है। और एक बार मुझे याद है इस बात की, मैं कह रहा हूं कि प्रमोद महाजन जी और बाला साहब ठाकरे थे, तब उन दोनों के बीच में तय हुआ था कि हम मिलकर लड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे। अनेक सालों तक हमने यशस्वी रूप से काम किया। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे यशस्वी अलायंस की अनेक सालों तक तो भाजपा सेना की रही है, पर उनने दोनों ने तय किया था कि जिस दिन अगर हमको किसी कारण अगर अलायंस तोड़नी है, आएंगे, बैठेंगे, प्रेम से बात करेंगे, चाय पिएंगे, शेक हैंड करेंगे और अलायंस तोड़ेंगे। मुझे लगता है हमारी जो संबंध है वो संबंध बरकरार है, अच्छे रहने चाहिए। इसलिए दोनों पार्टी की तरफ से भी हमारी भाषणों का, हमारा बोलने का जो स्तर है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी प्रधानमंत्री की इस तरह की आलोचना जो शिवसेना अब करने लगी है, ठीक कांग्रेस की तरह उन पर आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप लगा रही है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे आइकॉन है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री हमारा चेहरा है। मैं एक बार समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री के कोई मान सम्मान से कई बार नहीं बोलता है तो मैं समझ सकता हूं, पर कोई अपोजिशन पार्टी भी या कोई भी पार्टी अपमानजनक रूप से प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं तो हमको निश्चित रूप से दुख और दर्द होता है। प्रश्न ये व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, प्रश्न ये व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, प्रश्न प्रधानमंत्री जी का है, इस पद का है। इस पद का गरिमा सम्मान रखने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में सभी पार्टियों की है। जिस प्रकार से जिस भाषा का उपयोग किया जाता है कभी सामना में, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा दुख और दर्द होता है। मुझे लगता है कि जब हमारी दोस्ती है, हमारी अलायंस है,
तो शब्दों का इस्तेमाल भी संभाल कर होना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि एक आधे निर्णय में शायद उनको आपत्ति होगी, तो व्यक्त करने का भी उनका अधिकार है। भाला साहब भी उस समय अटल जी की सरकार तो कई बार कुछ बातें रखते थे, पर जिस प्रकार की शब्द प्रयोग होते हैं, अपमानित करने वाली बातें होती है, इसी के कारण संबंधों में ज्यादा खट्टास आई और उसका दुख और दर्द हमको रहा। और इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, अपनी बात कहे, विरोध में लिखना है तो लिखे, पर इसके साथ जो एक प्रधानमंत्री पद का गरिमा है, मान है, सम्मान है, आज नरेंद्र मोदी जी है, कल और कोई होगा। प्रधानमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि अनेक बार उनके बारे में जो टिप्पणियां की जाती है, मुझे लगता है अच्छी नहीं लगती। तो इसमें ये बात जब सामने में लिखी जाती तो उसका निश्चित रूप से हमारे दिल को भी ठेस पहुंचती थी। ये अच्छी बात नहीं, इसी के कारण बहुत से बार मन खराब हुए। ये नहीं होते तो अच्छा होता। नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव है वो आपकी स्ट्रैटेजी को मुद्दा बना रहे हैं चुनाव का। मसलन वो सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने क्या किया। वो शोकेस कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को, वो शोकेस कर रहे हैं मेट्रो को। तो आपको लगता है कि ये दोनों परियोजनाएं केंद्र की मदद से बनी थी, इसलिए उनको अकेले इस पर श्रेय लेने का कोई हक नहीं? देखिए, मेट्रो के बारे में तो सवाल ही नहीं उठता, उनका कोई श्रेय नहीं है। मेट्रो को तो आपको मालूम है कि इसमें भारत सरकार का कितना सपोर्ट है, और भारत सरकार के सपोर्ट के बिना मेट्रो बन नहीं सकते। तो मेट्रो का श्रेय उन्होंने लेना मुझे ठीक नहीं लगता। पर जो आगरा के लिए रोड बनाया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, और अगर उस रोड का वो श्रेय लेते तो वाजिब है, उनका अधिकार है। पर मैं आपको बताता हूं, आज उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है। क्या कारण है? जब भारत सरकार उनको बिजली देने के लिए तैयार है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो 80,000 करोड़ के घाटे में है, पूरा बिजली क्षेत्र का बैंड बाजा बज चुका है, सत्यानाश हो गया। शुगर फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश में थी, उत्तर प्रदेश के शुगर फैक्ट्री में शुगर का रेट और गन्ने का रेट, इसका अध्ययन करके रेट तय करने के बजाय पॉपुलरिटी के आधार पर रेट चले गए। पूरी इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पर है, अब मुश्किल से किसानों के पैसे नहीं दे पा रही है। उत्तर प्रदेश में नए उद्योग नहीं आ रहे, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार नहीं, और कानून और व्यवस्था की तो ऐसी धज्जियां उड़ रही है कि समाजवादी पार्टी एक के पीछे गुंडों को आधार दे रही है, जो क्रिमिनल्स है उनको टिकट दे रही है, कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, कानून और व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी जिस सरकार पर है, वही गुंडों को अगर संरक्षण देगी और कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाएगी तो शासन कैसे चलेगा? आज मां बहनों पर कितने बलात्कार हुए, आज हमारे उत्तर प्रदेश की मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज हमारे रोड के कामों में कितने काम बंद पड़े हैं। मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल एक दो काम किया और उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है और हम बहुत अच्छा काम किया है, ये कहना उचित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ये प्रश्न प्रदेश बना हुआ है, ये समस्याओं का माहिरगर बना हुआ है। क्यों उत्तर प्रदेश से लाखों लोग मुंबई जा रहे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश लाखों लोग उत्तर प्रदेश के बाहर जा रहे हैं? क्योंकि उनको रोजगार नहीं है। गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण वो जा रहे हैं। अनेक गांवों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। ऐसी स्कूलों की हालत है, कॉलेजेस की हालत वही है। मुझे बताइए कि ये जो सब बातें उत्तर प्रदेश में हैं, एक संपन्न प्रदेश, एन रिच स्टेट विथ ए पुअर पॉपुलेशन, ये तो इन्हीं का पाप है। इन्होंने केवल जातिवाद की और सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम किया, और एक विशिष्ट समुदाय को हम आपके संरक्षक हैं, ये वोट बैंक की राजनीति की। क्या ये पूरा समाज उनका नहीं है? पूरी जात वाले लोग उनके नहीं है? क्या एक ही विशिष्ट जात का और एक ही विशिष्ट धर्म के लोगों को पकड़ के चुनावी कॉम्बिनेशन करने वाली सांप्रदायिक और जातीय राजनीति, ये तो लोहिया जी ने कभी सिखाई नहीं थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये सोच नहीं थी। फिर भी ये जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, मुझे लगता है इसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता में आक्रोश है, वो परिवर्तन चाहते हैं। पिछले बार मायावती जी को आजमा चुके तो वहां का भ्रष्टाचार का अनुभव उनको हुआ, ये भी सरकार का वही है। और आपस में इतने झगड़े हैं कि चाचा जी ने कह दिया कि चुनाव के बाद नई पार्टी बनाऊंगा। तो जिस पार्टी में ही एकता नहीं है, एक वाक्यता नहीं है, यूनिटी नहीं है, वो पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट दे नहीं सकती, और स्थिर सरकार के बिना उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अंदर जो पूरा का पूरा एक स्टोरी हुई, या ये कहें ड्रामा हुआ, जिसका पटाक्षेप ये हुआ कि साइकिल अखिलेश के पास है, पूरी पार्टी अब अखिलेश के पास है, इसके चलते जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था वो चर्चा से ही चला गया उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश को एक सिंपैथेटिक नजरिया मिला लोगों का, देश का,
आपको नहीं लगता वो एक उनका मास्टर स्ट्रोक था? मैं नहीं मानता। देखो, एक्सीडेंट से कई एक हजार बार कोई फायदा होता है तो उसको मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा जाता है। अब ये फायदा है कि नहीं, ये भी विवाद का विषय है। देखिए, मैं तो पहली बात ये मानता हूं कि राजनीति में किसी के परिवार में झगड़े हो, पिता पुत्रों में, और उससे हमारा फायदा हो, ऐसी सोच रखने वाली राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुलायम सिंह जी के जीवन में और विशेष रूप से उनके आखिरी कार्यकाल में बेटे के साथ जिस प्रकार का संघर्ष हुआ, ये मेरे लिए आनंद का और खुशी का विषय नहीं है, मेरे लिए दुख और दर्द का विषय है। सब परिवार बनकर रहे, एक वाक्यता रहे, अच्छा काम करे, विचारों के भिन्नता के आधार पर राजनीति चले, हम लड़ाई लड़े। तो ये कोई मैरिज नाटक था या कुछ नहीं, क्योंकि अपना घर इस प्रकार से कोई चौराहे पर नहीं लाता। अब राजनीति में तो चर्चा अनेक प्रकार की होती रहती है, वो करने का अधिकार मीडिया को, पत्र पंडितों को है। पर जहां तक मुझे लगता है, ये सब होने के बाद भी ये सरकार 5 साल अखिलेश के नेतृत्व में थी, वो सरकार बदली कहाँ है? तो सरकार के प्रति जो रोष है, मुख्यमंत्री के प्रति जो 5 साल में जो काम है उसका रोष हो, तो रोष कायम रहेगा ही, और उसका जो फायदा होगा वो भी मिलेगा, उसका नुकसान होगा वो भी होगा। तो ये कुछ होने से वो कहीं तो भी चला गया, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस खास इंटरव्यू में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी नितिन गडकरी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में महाराष्ट्र की तर्ज पर, झारखंड की तर्ज पर, हरियाणा की तर्ज पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, जबकि कई जगहों पर करती है। पीएम का कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर किया। क्या आपको नहीं लगता उत्तराखंड और बीजेपी में इसको न करने से ठीक उसी तरह का नुकसान होगा जिस तरह का बिहार में हुआ था? देखिए, स्ट्रेटेजी और कन्विक्शन इसमें फर्क होता है, और हर राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। जहां संगठन मजबूत होता है और नेता ऑब्वियस होता है, वहां नेता और संगठन मिलकर चुनाव लड़ते हैं और नेता की घोषणा होती है। जहां नेता ऑब्वियस नहीं होता, संगठन मजबूत होता है, तो पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव के बाद अपने नेता को चयन करती है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ये चुनाव होने के बाद ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, वो हमको फायदेमंद है कि चुनाव के बाद हमारे नेता का हम चयन करेंगे। और दूसरी बात, हमारे पार्टी का सबसे बड़ा फेस नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री के रूप में, और ये फेस सब लोग पसंद करते हैं। तो हमने चुनाव में यही फेस को रखकर मतदान करने की अपील की है। तो देश बदल रहा है, राज्य भी बदलेंगे, और चुनकर आने के बाद जो एमएलए चुनकर आएंगे उनमें से पार्टी अपने नेता का चयन करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें उनको सहयोग करेगा, निर्णय करेगा। बिहार में इसलिए सीएम के कैंडिडेट का प्रोजेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि लोग कहते थे वहां पे बड़ी गुटबाजी है, कई सारे सीएम के कैंडिडेट हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कमोबेश यही हाल था। तो आपको लगता है कि इस गुटबाजी पर नियंत्रण पाने के लिए बीजेपी ने जानबूझकर कैंडिडेट नहीं दिया और एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं थी उस कैंडिडेट की? एक बात मैं आपको बताता हूं, गुटबाजी का कारण कोई नेता चयन करने से कोई है नहीं, और ऐसी कोई समस्या न बिहार में थी न यूपी में है। अध्यक्ष का चयन किया तो एकदम चर्चित नाम नहीं था, नया नाम लाके पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उनको अध्यक्ष बनाया, मौर्य जी को। आज नेता भी हम चर्चित नाम नहीं था, नया नाम लाके पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उनको अध्यक्ष बनाया, मौर्य जी को। आज नेता भी हम चयन कर सकते हैं, हमें कोई अड़चन नहीं है, उसमें हमारी पार्टी की कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद ये भी बात सच है कि ऑब्वियस नेता है भाई जो मुख्यमंत्री का फेस है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, या हमारे राजस्थान में वसुंधरा जी का नाम था। ऐसा ऑब्वियस नाम अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसलिए चुनाव के बाद उसका चयन करेंगे। इट्स ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई पार्टी की समस्या नहीं है। मुझे उत्तराखंड में आपने बहुत ज्यादा वक्त दिया, मुझे बताइए कि उत्तराखंड में जिस तरह से इंपोर्ट किए हुए नेताओं को टिकट दिए गए हैं उससे बीजेपी के कैडर में बहुत ज्यादा असंतोष है, और 18 लोग बागी बनकर खड़े हैं 69 सीट्स में। आपको नहीं लगता कि ये पार्टी पर, पार्टी के परफॉर्मेंस पर विपरीत प्रभाव डालेगी? और एज ए पॉलिसी, ये जो इंपोर्ट पॉलिसी है नेताओं की, वो चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो, पार्टी को इस पर रोक लगानी चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो बहुत ऐसी स्थिति में आई है कि धीरे धीरे हमको समाज के नए नए लोगों को आत्मसात करना होगा, और अगर हम 51% के ऊपर जाना चाहते हैं तो अलग अलग पार्टी के नेता अगर आते हैं तो उनको लेना पड़ेगा। और इसलिए पार्टी का विस्तार
करते समय अनेक बार बाहर से लोग आते हैं तो कुछ अंदर के लोग नाराज हो जाते हैं। ये स्थिति कैसी होती है कि जो रेलवे में हम गाड़ी में जब बैठते हैं तो डब्बे में भले 10-15 लोग हों, फिर भी नया स्टेशन आने के पहले एक दूसरे को कहते हैं दरवाजा बंद करो। तो दरवाजा बंद क्यों करो भाई? 75 सीटों में से 5-10 लोग तो बैठे हैं, बाकी लोग आए बैठे, नहीं दरवाजा बंद करो। तो ये प्रवृत्ति दरवाजा बंद करने वाली पार्टी वो नहीं चाहते नए लोग आए। अब ऐसे है कि पार्टी का प्रवाह है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, नए नए लोग आएंगे, पार्टी से जुड़ेंगे और पार्टी की विचारधारा और संगठन को मजबूत करना है। तो ये आने वाले लोगों को भी जो है वो स्वागत करना होगा, आखिर पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड और यूपी में बीजेपी पर यह भी बहुत बड़ा आरोप लगा कि उसने बाकियों पर तो परिवारवाद का आरोप लगाया। आपने समाजवादी पार्टी को एक पारिवारिक पार्टी का, एक परिवार पार्टी का, आपने कांग्रेस पार्टी को कहा यह भी एक परिवार के अंडर में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन सबसे ज्यादा टिकट रिश्तेदारों को बीजेपी ने भी दिए, उत्तराखंड में भी दिए, उत्तर प्रदेश में भी दिए। तो आपको नहीं लगता कि जिस कदम पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी वो परिवारवाद वाला ही? देखिए, इस विषय को आपको ठीक से समझना होगा। जब कोई पुत्र के लिए या पुत्री के लिए उसके मां पिता आग्रह करके टिकट मांगते हैं, ये केस अलग है। किसी का लड़का या लड़की होना नेता का, ये किसी का ये निगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता, पर किसी का लड़का लड़की होने के बाद अगर जनता में आग्रह है, कार्यकर्ता में आग्रह है, पिता पुत्र नहीं कह रहे, परिवार के लोग नहीं कह रहे, तो क्या उनको लड़ने का अधिकार नहीं है? और इसलिए जो अपनी काबिलियत सिद्ध करते हैं, किसी का लड़का या लड़की होने के बाद भी उनकी ताकत है कि जो काबिलियत है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, उनकी नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको देना चाहिए। पर जो कुछ काम नहीं करते, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जिनको राजनीति भी मालूम है, केवल इनका लड़का है कर लड़की करके टिकट, तो ये गलत है, ये परिवारवाद है। अदरवाइज आपको ऐसे ही कहना पड़ेगा कि जैसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है उसका बच्चा अच्छा खिलाड़ी बनता है, अच्छा पत्रकार है उसका बेटा अच्छा पत्रकार बनता है, अच्छा डॉक्टर है उसका लड़का अच्छा डॉक्टर बनता है। अगर एक बात जरूर है कि वो डॉक्टर बने जरूर, पर वो पिता के नाम पर नहीं, वो भी अपनी काबिलियत सिद्ध करके दिखाए। तो काबिलियत सिद्ध करने के बाद अगर टिकट मिलता है तो उसको परिवारवाद कहना ठीक नहीं होगा। हमारे यहाँ किसी बड़े नेता ने मेरे लड़के को टिकट दो, ये प्रेस्टीज का विषय नहीं बनाया, पार्टी ने निर्णय किया और उसको टिकट दिया। उत्तराखंड में जो हुआ, जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगा, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ, जिस तरह से बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुआ, जिस तरह से अब तमिलनाडु में हो रहा है, लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का एक था डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, बीजेपी भी वही सीखने लगी है, बीजेपी भी वही करने लगी है और अंततः बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। देखिए, ये सब बातें जो है इसका संबंध कांग्रेस के अंतर्गत राजनीतिक विवादों के साथ है और उनके अंतर्गत विवादों का क्रेडिट या डिसक्रेडिट किसी और को देना बराबर नहीं है। उत्तराखंड का झगड़ा तो कांग्रेस के अंतर्गत दो गुटों में लगातार चल रहा था। जब सरकार बनी तो एक गुट नाराज था, फिर उस गुट का मुख्यमंत्री बना तो दूसरा गुट नाराज था। तो ये उनके अंतर्गत विवादों के कारण सरकार टूटी है। अब टूटने के बाद लोग बाहर निकले तो उसको राजनीतिक उपयोग लेना या उसको साथ जुड़ना, ये तो राजनीतिक फायदे का विषय होता है, कोई भी पार्टी ये करती है। अरुणाचल में कांग्रेस का विवाद अंतर्गत था, उत्तराखंड में विवाद था और कांग्रेस के इंटरनल फेल्यूर को और अंतर्गत विवादों को बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स को जोड़ना मुझे लगता है उचित नहीं है। ना हमने किसी को उचकाया, ना हमने किसी को कहा। उनके आपस के झगड़ों में पार्टी टूटी है और मुझे लगता है तमिलनाडु में भी यही बात है कि वहां झगड़ा है। ये प्रश्न है कि कुछ न्यायालयीन विषय के साथ संबंध है, कुछ विषय ऐसे है कि पार्टी के अंतर्गत उनके यहाँ विवाद है। उनकी पार्टी आपस में मिलकर कोई एक निर्णय करे तो जो करेगी उसके साथ निश्चित रूप से उसी के आधार पर निर्णय होंगे। तो पार्टी एक नहीं है, उनके अंतर्गत झगड़े हैं, तो उसके लिए दूसरों को या बीजेपी को जिम्मेदार पकड़ना अनुचित भी है और अन्यायपूर्ण है। आप संघ से बहुत करीबी तरह से जुड़े हुए हैं, आप खुद नागपुर से आते हैं जहां संघ का मुख्यालय है। हाल ही के दिनों में ऐसी खबर आई है कि सरकार के जो डिसीजन रहे या उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, जिस तरह से टिकट बटे, उसको लेकर और बीजेपी की फंक्शनिंग से संघ नाराज है। मसलन बीएमएस ने नोटबंदी का विरोध किया, मजदूर संघ और दूसरे संगठनों ने आरएसएस से जुड़े हुए नोटबंदी का विरोध किया। क्या आपको लगता है कि संघ की नाराजगी बीजेपी या सरकार के प्रति बढ़ रही है?
देखिए, ये पहली बात तो गलत है कि संघ इस प्रकार की कभी नाराजगी व्यक्त भी नहीं करता और कभी संघ ने व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या ना हो, मजदूर संघ हो, विद्यार्थी परिषद हो, उनका अपना एजेंडा है। और जब अटल जी की भी सरकार थी तो उन्होंने अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। आप अगर ये समझते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो संघ की जितनी अलायंस ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपना काम बंद करके रखी, ऐसा तो संभव नहीं है। वो लगातार काम कर रही है और उनके संगठन के विचारों के आधार पर जिस सेक्टर के लिए काम करे उसके अधिकारों को लिए लड़ना ये उनका कर्तव्य है, तो अपनी बात रखते हैं। ये कोई प्लान कॉन्स्पिरेसी और मिलकर कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। जहां तक मुझे लगता है संघ भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है। संघ बीजेपी को कभी कंट्रोल नहीं करता, संघ सरकार को कभी प्रभावित नहीं करता। संघ यही कहता है कि राष्ट्र के हित में अच्छा काम करिए, साफ सुथरा काम करिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दीजिए, गरीब का कल्याण करिए और राष्ट्र को प्रगति और विकास की ओर ले जाइए। और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, देश में आतंक लाना चाहते हैं, उनको ठीक करिए, उनका प्रतिकार करिए। संघ ये व्यापक राष्ट्रीय हित में और सामाजिक हित में विचार करता है और इसलिए संघ ये कोई पॉलिटिकल स्वार्थ रखकर काम करने वाली संगठन भी नहीं है। तो हमारे बीच में बातचीत होती है, चर्चा होती है, पर वो अपनी मर्यादा में अपना काम करते हैं, हम अपनी मर्यादा में अपना काम करते हैं। संघ ने कभी न कभी कोई सरकार को कंट्रोल किया है, न कोई मंत्री को कंट्रोल किया है। संघ अपना काम करते रहता है और वही करता रहा है। दुर्भाग्य ये है कि परसेप्शन में कभी मीडिया में कारण न होती हुई ऐसी बातें आती है जिनका वस्तुस्थिति के साथ, यथार्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता और इसलिए आज संघ नाराज है। अगर मैं आपको पूछूं तो क्या कारण है, आप बोल रहे संघ नाराज है, तो इसका कोई कारण आपके पास नहीं है। ये क्या है, तार्किक आधार पर चर्चाएं होती रहती है। हम एक स्वयंसेवक हैं और मैं तो विद्यार्थी परिषद में और संघ में मेरा व्यक्तित्व तैयार हुआ और मैं मानता हूं कि संघ विचार ही मेरा लाइफ कन्विक्शन है। पर स्वयंसेवक होने के बाद में भी एक मंत्री के रूप में मेरे काम में कभी संघ ने कोई डिक्टेट नहीं किया, कोई इंटरफियर नहीं किया, न कभी किसी बात के लिए आग्रह किया। हमारा संबंध वैचारिक संबंध है और वही संबंध हम निभाते हैं। मुझे लगता है इसमें हमारे बीच में कोई कटुता भी नहीं है, कोई विवाद भी नहीं है, पर यह दुर्भाग्यवश मीडिया में इसकी यथार्थ से काफी दूर, वस्तु से काफी दूर चर्चा होती रहती है, चलती रहती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होगा वो ये होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन बने। जुलाई में महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में आज के हालात को देखते हुए, चुनाव के परिणामों को देखते हुए, क्या बीजेपी अपने पसंद का राष्ट्रपति बनवा पाएगी? क्योंकि शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल जी का समर्थन किया, जेडीयू ने पिछली बार प्रणब मुखर्जी जी का कर दिया, यानी बीजेपी के अलायंस पार्टनर का दूसरे कैंडिडेट्स को समर्थन करना लगभग एक परंपरा सी बन गई है दोनों चुनाव में। देखिए, अभी तो चुनाव है, ये सच है। अभी तक पार्टी में इस विषय पर चर्चा भी नहीं हुई, पर ये सब विधानसभा के चुनाव होने के बाद उचित समय पर पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रधानमंत्री और अध्यक्ष जी इसकी चर्चा करेंगे, तब देश के हित में आगे इसके बारे में निर्णय होगा। अभी तक तो ये विषय एजेंडा पर नहीं आया। अभी तक नहीं आया। आपको लगता है, उम्मीद है कि बीजेपी अपना पसंद का राष्ट्रपति बनवा पाएगी जो आज के अर्थमेटिक है उसको देखते हुए? मुझे लगता है आज इसके ऊपर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी और उचित समय पर सबसे सहयोग करके, बातचीत करके देश के हित में योग्य निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर 5 राज्यों के चुनाव की बात करें तो आपके असेसमेंट के आधार पर, आप एक राजनीतिक विज्ञान के बहुत बड़े विद्यार्थी हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि इन 5 राज्यों में से कौन से राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़िया होगा? देखिए, आपने मेरे से जवाब निकालने के लिए बहुत अच्छी बात कही है। सबसे पहले मैं लड़ाई लड़ने वाला सिपाही हूं। मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, तो मैं तो यही कहने वाला हूं और यही कहूंगा और मेरा जो कुछ निष्कर्ष वो यही कहता है कि मैं निश्चित रूप से इस चुनाव में हमारी पार्टी बहुत अच्छी सफलता हासिल करेगी। उत्तराखंड, गोवा, यहां निश्चित रूप से हम जीतेंगे। पंजाब में काफी टक्कर है, फिर भी हम जीत पाएंगे। मणिपुर में हमको अनएक्सपेक्टेडली अच्छी सफलता मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में हम जीत की ओर आगे रोज बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम अच्छी तरह से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
बड़ी बात आम आदमी पार्टी को लेकर भी है। सुन रहे हैं पंजाब में उन्होंने काफी अच्छी फाइट दी और मुकाबला एक तरह से ट्रायंगुलर हो गया है। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने दिल्ली में जब उनके पास आम आदमी पार्टी से ज्यादा विधायक थे, सरकार न बनाकर एक गलती की है और आम आदमी पार्टी को बढ़ने का मौका दिया? देखो, राजनीति में कुछ निर्णय होते हैं उसको फायदे भी होते हैं, कुछ निर्णय तो उसका नुकसान भी होता है। पर भविष्य में चलते हुए पुरानी बातों को छोड़कर वर्तमान स्थिति में उचित निर्णय करके आगे जाना, यही पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा होता है। हम चलते रहे, कभी गलतियां होगी, कभी नहीं होगी, कभी सही होगा, कभी गलत होगा, कभी पराजय होगा, कभी विजय हासिल होगा। पर हमारे सिद्धांत, हमारा संगठन और सत्ता के माध्यम से जो उद्दिष्ट हमने सामने रखा है, उसको हासिल करने के लिए हम चलते रहेंगे। यही हमारा भाव है। चलते रहना चाहिए। कोई निर्णयों का फायदा होता है, कहीं नहीं होता है, और जब कभी कभी अंदाज भी गलत होते हैं, कभी सही भी होते हैं। तो मुझे लगता है ये राजनीति का अक्सर यही परिणाम होता है। बड़ा दार्शनिक जवाब है आपका। चलते रहना चाहिए। अब देखो, आप अगर एक निर्णय करते हो, उससे सफलता मिलती है तो आप होशियार साबित होते हो, बहुत होशियार हो आप, क्या निर्णय आपने किया। एक आध निर्णय गलत साबित होता है, बोलते इतना बड़ा आदमी ये भी नहीं समझता इसने कितनी गलती की। देखो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं। विजय के बाप अनेक होते हैं, पराभव अनाथ होता है। सक्सेस है सो मेनी फादर्स। हाँ, जब यश मिलता है तो सब बोलते मैंने ये कहा ही था, अब नहीं मिलता है तो बोलते देखो इनके कारण हुआ है। ये तो चलता ही है, ये राजनीति का स्वभाव है। हमने चलते रहना चाहिए और ज्यादातर अपने ईमानदारी से, हमने बोनाफाइड मिस्टेक भी नहीं करनी चाहिए। हमने आगे जाकर अच्छा विचार करके निर्णय करने चाहिए। हमारी पार्टी बहुत कठिनाई से ऊपर उठकर यहां तक आई है। ये किसी पिता पुत्र की, माँ बेटों की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देश के लिए, समाज के लिए और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये आगे चलती रहेगी, आगे जाएगी और देश के भविष्य को उज्जवल बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। मानसरोवर की जो सड़क है उसको बनाने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। कई सारी ऑस्ट्रेलियाई मशीनों को वहां पर भेजा जा रहा है। ये सड़क कब तक पूरी हो जाएगी और इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, टनकापुर से पिथौरागढ़ ये का काम अभी हमने दे दिया है। पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जो काम है उसमें आधा काम हमने कर लिया है। आधे काम में जो विशेष रूप से हिमालय में जो कठिन पार्ट है उसमें हमने ऑस्ट्रेलिया से कुछ मशीन खरीदी की है और मिक्स 17 हेलीकॉप्टर से वो मशीन वहां उतारने के लिए हेलीपैड बना रहे हैं और वो काटकर वहां से रोड बनेगा। मेरा विश्वास है कि हम लोग 2018 के पहले मानस सरोवर का और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का दोनों रोड का काम हम पूरा कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 2019 तक आपके डिपार्टमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, कितने समुद्री मार्ग विकसित हो जाएंगे, कितने रिवर मार्ग विकसित हो जाएंगे और कितने किलोमीटर सड़कें बन जाएंगी? ये तो एग्जैक्टली बनाना मेरे लिए मुश्किल है बताना, पर आपको एक बात बताता हूं कि मैं जब मंत्री बना तो 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था, अब 2 लाख किलोमीटर का हुआ है। उसमें 1,70,000 किलोमीटर जाहिर हुआ है। तो मेरे रेजिम में कम से कम मैं 75,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग सीमेंट कंक्रीट का अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात, किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग सीमेंट कंक्रीट का अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात, पोर्ट रोड कनेक्टिविटी में मैं हाईवे बना रहा हूं, 12 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। उसमें से दिल्ली का ईस्टर्ली वेस्टर्ली बाईपास जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से जो ट्रैफिक आता है दिल्ली के अंदर, वो बाहर के बाहर जाएगा। तो दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और 50% पोल्यूशन इस रोड के कारण कम होगा। तो ऐसे 12 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 44,000 करोड़ का उसका काम हम शुरू कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम कम से कम 15 लाख करोड़ के काम रोड सेक्टर में करेंगे और करीब 15 लाख करोड़ के काम हम सागरमाला, हमारे पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट, इस पर भी करने की कोशिश करेंगे। सागरमाला में हम हमारे जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट में हम लोग 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तैयार कर रहे हैं। उसमें कम से कम 8 लाख करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें पेट्रोलियम सेक्टर है, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है। हम लोग कार स्क्रैपिंग की पॉलिसी ला रहे कमर्शियल व्हीकल की। उससे हिंदुस्तान को हम आने वाले 10 साल में नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब ऑटोमोबाइल का बनाना चाहते हैं।
तो ऐसे बहुत सी बातें देश की विजन को रखकर हम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछले 50 साल में जितना काम 60 साल में नहीं हुआ, उतना काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सरकार काम करके दिखाएगी। ये निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आखिरी सवाल, सब लोग जानना चाहते हैं जीरो एक्सीडेंट कॉरिडोर क्या है, जिसके लिए कुछ कंपनियों से टाइप हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी। अभी तक तो ये बहुत सोचने में है और अभी इसके बारे में कुछ एकदम कहना उचित नहीं होगा। थोड़ा सा तैयारी होने के बाद ही कहना उचित होगा। आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई सारी कंपनियों को कहा है कि एक्सीडेंट कैसे कम हो, इसके बारे में नए इनोवेटिव आइडिया लेकर आए, तो उस पर आपने क्या सोचा है और उस पर क्या सोचना शुरू? हमारा रोड सेफ्टी बिल अभी जो कमेटी के पास था हमारे पार्लियामेंट के, उन्होंने हमको रिकमेंड करके दिया है। कल ही मैंने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन लिया है। 2 दिन में हमारी कैबिनेट नोट बन जाएंगी। आने वाले समय में कैबिनेट से क्लियर हो जाएगा और कैबिनेट से क्लियर होने के बाद हमारा अगले सेशन में पास हो जाएगा और ये रोड सेफ्टी बिल देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रिवोल्यूशन करेगा। और मेरी कोशिश है, और एक बात का मुझे दुख और दर्द है कि मेरे आने के बाद सब चीजें अच्छी हुई है, पर एक्सीडेंट में 4% वृद्धि हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मेरे 5 साल के बाद कम से कम 50% एक्सीडेंट्स कम होंगे और 50% लोगों की मैं जान बचा सकूं। हमने एक्सीडेंटल स्पॉट्स निकाले हैं। राष्ट्रीय महामार्ग पर 11,000 करोड़ खर्चा करके हम ब्लैक स्पॉट्स इंप्रूव कर रहे हैं। हम 4 लेनिंग रोड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2.5 साल में निश्चित रूप में इससे इम्पैक्ट आएगा और लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन गडकरी जी, आपने हमसे बेबाकी से बात की और अपनी योजनाओं को शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नरेंद्र मोदी सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी, जिन्होंने हमें राजनीति, साथ ही साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विजन, उसके बारे में विस्तार से बात की। उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने सोचा है 2019 तक वो पूरा हो, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो फिर इससे देश को सबसे ज्यादा फायदा होगा।